जी, मेरी यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम अब अपना कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जनाब, हम आपका जो है कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आपके कोड ऑफ एथिक्स में हम ऑलरेडी जो है सेल्फ इंटरेस्टेड डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो मल्टीपल सिचुएशंस थी कि अगर आपके कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपकी मतलब हाई फीस डिपेंडेंसी है आपकी उसके ऊपर, या कोई एम्प्लॉई है उसको जॉब की ऑफर हो गई है, ठीक है। मतलब ये जो सारी लॉन्ग एसोसिएशन वगैरह जितनी हमारी इन्वॉल्व थी, हमने वो डिटेल में डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब अगर आप पहले इसी को अंडरस्टैंड करें कि आप एसीसीए कर रहे हैं, आप एसीसीए में फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, साथ में ऑडिट पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, आप अपनी फर्म बनाते हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को जस्ट आप क्या ऑडिट की सर्विसेज नहीं दे रहे होते, आप क्लाइंट्स को बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, आप क्लाइंट्स को टैक्स एडवाइजरी भी दे रहे होते हैं, आप क्लाइंट्स को लीगल एडवाइजरी भी दे रहे होते हैं, आप उन क्लाइंट्स की जो है मतलब लीगल फाइलिंग डिफरेंट बॉडीज़ के साथ अब वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। एंड आप क्लाइंट्स की जो कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजरी है, जो क्या कहते हैं एनपीवी वगैरह, एक्विजिशंस वगैरह, मर्जर्स वगैरह, वो सारी सर्विसेज भी आप दे रहे होते हैं, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेटअप है, आपका जो टीम है वो कितनी कॉम्पिटेंट है एंड कितने बड़े लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर केपीएमजी की हम बात कर लें तो वो आपको क्या कर रही है, हाई लेवल की क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक क्लाइंट को आपने एक सर्विस दी हो, लेट्स सपोज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की, ठीक है, आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हो, आपने उसके नोट्स बनाए हो, या आपकी उसने जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज करना था, डाटा माइग्रेट करना था फ्रॉम आपका जो है क्विक बुक्स टू यूर सैप बिजनेस वन, तो आपकी टीम ने उनको उसमें हेल्प आउट किया है, ठीक है। अब जब आप बाद में आपकी ऑडिट टीम जाएगी ऑडिट करने के लिए, ऑडिट के दौरान पॉसिबिलिटी है कि आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो हमारी आईटी टीम गई हुई थी या जो हमारा स्टाफ गया हुआ था जिसने डाटा माइग्रेट करवाया है फ्रॉम क्विक बुक्स टू एसएपी, ठीक है, सैप जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली हैं। मतलब आपका पूरा डाटा जो है करेक्टली वो आपका माइग्रेट नहीं हुआ। अगर माइग्रेट पूरा डाटा हो गया है बट वो रेलेवेंट अकाउंटिंग जीएल्स के अंदर, रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई नहीं हुआ, आपका एक एक्सपेंस था प्रीपेड में चला गया, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जब आप उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, आप उनको मतलब आपको मिलेंगी, तो बाय डिफॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चल रही होगी कि जनाब ये तो मेरी अपनी गलती है। अगर मैं ये गलती हाईलाइट करता हूँ मैनेजमेंट के सामने, क्लाइंट के सामने, तो मेरे फर्म की जो है रिपुटेशन, ठीक है, मेरी जो फर्म की है क्लाइंटेज वो जा सकती है, ये क्लाइंट हमारा हमें छोड़ के जा सकता है नॉन सर्विस, नॉन एश्योरेंस क्लाइंट सर्विसेज के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपके माइंड में एक आएगा कि आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। बट हमसे कोड ऑफ एथिक्स क्या रिक्वायर करते हैं कि आपने थ्रू आउट द ऑडिट क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो किसी भी फैक्टर की वजह से कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी सिचुएशंस, जो उसमें हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमें थ्रेट हमारा क्रिएट कर सकती हैं एंड कौन सी सिचुएशन में फर्म क्या कर सकती है, वो सर्विस परफॉर्म कर सकती है, एंड कौन सी सिचुएशन में फर्म को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब वो उस सिचुएशन में सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अंडरस्टूड ये कॉन्सेप्ट के सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप बता दें, अगर हम आगे आगे मूव ऑन करते हैं। जी, अब आपके पास जो पहली सर्विस है वो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है आपका कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है, कि आप क्लाइंट के लिए उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिटरमिन कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका काम नहीं है। आपको पहले दिन से मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी, उन ट्रांजैक्शंस को कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से किस तरह से रिकॉर्ड करना है, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट की कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी परफॉर्म करनी है, कॉस्ट मॉडल पे जाना है IAS 16 के अंदर, या रिवोल्यूशन मॉडल पे जाना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा?
मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। आपने जो है कौन सी assumption लेनी है, अगर आपने एक एसेट परचेज की है, कितनी आपने उसकी लाइफ रखनी है, 4 साल रखनी है, 3 साल रखनी है, 5 साल रखनी है, वो कौन करेगा? वो आपकी मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू जीरो है या कुछ अमाउंट है, वो सारी कौन करेगी? वो आपकी मैनेजमेंट कर रही होगी। तो आपने जो है किसी भी हाल में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज आपकी हैं, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? उसमें आपका प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। या तो आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, या आप उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मीन आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। आपने प्रीपेमेंट्स एंड अक्रूवल्स पढ़ा होगा, आपने अपनी एफए के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, आपने अपने FA1 FA2 के अंदर या FA के अंदर या FR के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, करेक्टिंग एंट्रीज भी पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपकी सारी किस्में फॉल करती हैं, ये आपकी फॉल करती हैं आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में फॉल करती हैं। तो यहाँ पर जो आपका है सवाल ये पैदा होता है कि बीइंग एन ऑडिटर, क्या आप ये सर्विसेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब यहाँ पर जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है, वो आपको कहता है कि जनाब आप रूटीन मैटर की, रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज दे सकते हैं। अब वो रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर्स को भी वो क्या करता है, कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करता है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि अगर आपको आपका क्लाइंट, ठीक है, अप्रूव्ड डाटा, जो कि उनकी तरफ से फाइनल डाटा होता है, आपको कहते हैं, आपको एक एक्सेल शीट शेयर करता है, ठीक है, उसमें आपके क्या है, बेसिक वेज कितनी है, आपके जो है आवर्स वर्कड इन ए मंथ कितने हैं, लीव्स अवेल्ड कितनी है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, पे रोल को जनरेट करना है। आपने मतलब पे रोल की वर्किंग करनी है। जो सारा डाटा है, टाइम शीट, आवरली रेट, सारा कुछ आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में आप कौन सी सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को? आप जस्ट क्या कर रहे हो, आप उसको एक क्लैरिकल क्या कर रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो, आप उसके काम को आसान कर रहे हो, दैट्स इट। आप किसी के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई भी जजमेंट नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपकी किसी भी चीज में आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप एक अप्रूव्ड डाटा को क्या कर रहे हो, प्रॉपर्ली फॉर्मेट में डिजाइन कर रहे हो, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपको एक फाइनल टीबी देता है, ठीक है, फाइनल अप्रूव्ड टीबी, उसमें सारी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज, अक्रूवल्स की, प्री पेमेंट्स की क्या हो जाती हैं। So I was reading a self-threat column that China walls. कहाँ पे आप ये पढ़ रहे थे, थोड़ा एक्सप्लेन करें इस बात को, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप फिर पूरा केस बताए ना, मतलब केस क्या था, फिर हम पता उसको पता भी गाइड कर सकते हैं ना। अब आपने एक चीज अपने पास पढ़ी है तो हमें कैसे पता क्या उसमें क्या चीज थी? अगर आप उस चीज को एक्सप्लेन करें ना, मतलब क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था, भी क्या मामला उसमें चल रहे थे, देन आई विल बी एबल टू एड्रेस योर क्वेश्चन। चलें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है, अगर आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने आपको क्या दिया, एक अप्रूव्ड फाइनल टीबी दे दिया है, और आपसे वो कहता है कि जनाब ये आपका फाइनल टीबी है, एंड आपने इस टीबी के बेस पे क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। आपके उस टीबी के अंदर सारे एक्सपेंसेस फाइनलाइज्ड हैं, सारे एसेट्स फाइनलाइज्ड हैं, सारी एंट्रीज जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने थे, जो प्रीपेमेंट रिकॉर्ड होनी थी, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। आपने सिंपली क्या करना है, एक्सेल के अंदर अपने उस टीबी को लिंक करना है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंड नोट्स के अंदर। यहाँ पर भी आपकी कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, आप कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप कोई एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं कर रहे हो, ना आप ओरिजिनेट कर रहे हो, ना आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, करेक्शंस कर रहे हो। तो इस सिचुएशन के केस में आप क्या कर सकते हो, ये कौन सी सर्विसेज हैं, ये रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज हैं। फर्दर क्या है, आपका क्लाइंट आपको एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देता है। हम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है हम आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे। क्लाइंट्स एसेट वाइज, कंपनीज क्या करती हैं, अपने पास एसेट्स वाइज, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4 टिल 1000, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, वो हर एसेट को एक कोड देती है।
ठीक है, ताकि कभी जो कि यूनिक होता है, अगर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आपको एसेट देखना है वो कहाँ पे है, आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। आपके रजिस्टर होता है जिसमें आप एसेट कोड डिफाइन करते हो, एसेट का नाम मेंशन होता है, कब परचेज किया था, किस पर्सन के पास उसका कंट्रोल है, ठीक है। तो आप कभी जिस भी टाइम पे आपने देखना आप देख सकते हो। अब जो आपका क्लाइंट आपको क्या देता है, एसेट रजिस्टर देता है, उसके अंदर आपकी ऑलरेडी कॉस्ट आ रही होगी, डेट ऑफ परचेज आ रही होगी, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू आ रही होगी, और क्लाइंट की अजम्पशन की यूजफुल लाइफ कितनी है वो आ रही होगी। वो आपसे क्या कहता है कि आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। वो जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाला ऑप्शन है वो जस्ट आपके क्लरिकल वर्क है। यू आर नॉट डूइंग एनी assumptions, यू आर नॉट डूइंग एनी जजमेंट्स। आप सिंपली क्या कर रहे हो, गिवन डाटा के ऊपर एक्सेल में फार्मूला लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हो। ये आपकी कौन सी सर्विस है, रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की सर्विस है। तो हमें आपका जो कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, कि यहाँ पर वो सारी मेंशन भी हैं, ठीक है, कि नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में आपकी जो फर्म है वो क्लाइंट को रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज दे सकती है, बट उसने क्या करना है, सेफ गार्ड्स अप्लाई करने हैं। कौन से सेफ गार्ड्स अप्लाई करने हैं, कि जिन पर्सन ने ये सर्विस दी होगी, जिस पर्सन ने जाके आपकी एफएस बनाई होगी, जिस पर्सन ने जाके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया होगा, आप उन पर्सन को अपनी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्लियर। एंड जो आपने वहां पर सर्विसेज दी होंगी, ठीक है, आप क्या करोगे, उसका रिव्यू करवाओगे एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से, या आप अपने किए हुए ऑडिट वर्क का रिव्यू करवाओगे थर्ड पार्टी से। अगर ये आप दो सेफ गार्ड्स अप्लाई कर लेते हो तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में आपका जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है वो आपका बिलो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अंडरस्टूड जी। जो लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में फर्म आपको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अपनी बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं देनी। अंडरस्टूड। या तो आप एक लिस्टेड कंपनी का एक फर्म ऑडिट कर सकती है, या उसको वो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकती है। इस केस में आपको मैकेनिकल एंड रूटीन नेचर सर्विसेज भी अलाउ नहीं है। इसकी एक एक्सेप्शन है, बट आप वो ट्रिपल ए में पढ़ेंगे, आपके डबल ए के सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, 4 या 5, अगर वो सारी ट्रू बैठ रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लिस्टेड कंपनी को सर्विसेज दे सकते हो। कौन सी वाली, रूटीन एंड मैकेनिकल वाली, अदरवाइज नहीं दे सकते। डबल ए के केस तक आप लिस्टेड कंपनी को, आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, इंक्लूडिंग रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फ्रॉम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, उसमें एक कंडीशन नहीं है, वो 4 या 5 कंडीशन हैं। अगर वो सारी लगातार सारी मीट करेंगी, ठीक है ना, अगर उनमें से एक भी आपकी वहां से एब्सेंट है तो आप नहीं दे सकते। वो सारी मीट करेंगी, बट उस केस में भी आप लिस्टेड कंपनी को डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसकी जो रिलेटेड कंपनी होती है, रिलेटेड कंपनी, आप उसको दे सकते हो, बट वो हमारे स्कोप से बाहर है, जस्ट इग्नोर दैट। फर्म नहीं दे सकती, ठीक है। जब फर्म की बात हो रही है ना, यहाँ पर ऑडिटर की बात नहीं हो रही, पूरी फर्म की बात हो रही है। अगर केपीएमजी, ठीक है, का एक पार्टनर है, लेट्स सपोज क्या नाम है उसका, रेहान चुगताई, नॉट रेहान चुगताई, आई थिंक रेहान चुगताई उसका नाम है। अगर वो आपका क्या कर रहा है, के एमसीबी का ऑडिट कर रहा है, एमसीबी लिस्टेड क्लाइंट है, तो आप पूरी केपीएमजी फर्म जो है लाहौर वाली, वो आपकी एमसीबी को क्या बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकती, ठीक है। यहाँ पे फर्म की बात हो रही है, एक ऑडिटर की बात नहीं। ऑडिटर में मींस एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। आप ऑडिटर को बोल रहे हैं एज ए फर्म बोल रहे हैं, देन फाइन। अगर आप ऑडिटर बोल रहे हैं यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल, तो फिर वो आपके यहाँ पर आप रॉन्ग है। पूरी फर्म के ऊपर ये एप्लीकेबल है। क्लियर जी। अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सर्विस है जो आप क्लाइंट को दे सकते हो, वो कौन सा है, इंटरनल ऑडिट सर्विस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आप बहुत डिटेल्ड में काम कर रहे होते हो, आप एज ए इनडायरेक्टली आपका जो ऑडिटिंग मेंबर होता है वो क्लाइंट पर एज ए क्लाइंट का एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो उस केस में फिर क्या होता है, आप जो है अगर इंटरनल ऑडिट जब करते हो, आप क्लाइंट को बताते हो कि आपकी यहाँ पर जो इंटरनल पॉलिसीज हैं वो वायलेट हो रही हैं। फिर जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, वहां पर अपनी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाती है, ताकि जो पॉलिसीज हैं प्रॉपरली क्या हो रही हो, वो प्रॉपरली अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए। आपकी एक इंटरनल ऑडिट टीम गई वहां पर, उन्होंने पूरा इंटरनल ऑडिट किया, पूरी ऑपरेशंस के ऊपर,
पेरोल के ऊपर, कैश पेमेंट्स के ऊपर, कैश रिसीट्स के ऊपर, सेल सिस्टम के ऊपर, परचेज प्रोसेस के ऊपर अपना पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट देकर है पूरा इंटरनल ऑडिट करने के बाद। जब आप ऑडिट करने गए, एक्सटर्नल ऑडिट करने गए, तो वहां पर आपने क्या देखा कि उसमें कोई गलतियां हैं, ठीक है, वहां पर आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज हैं वो स्टाफ वायलेट कर रहा है। अब जब आपकी इंटरनल ऑडिट टीम गई थी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब वो डिटेल में ऑडिट कर रही थी इंटरनली कि वो अपनी रिपोर्ट में वो मिस्टेक्स, वो मिस स्टेटमेंट्स, वो जो है नॉन कंप्लायंस वो रिपोर्ट करती। बट आपकी इंटरनल ऑडिट टीम ने, जो आपको ऑडिट करने गई थी, इंटरनल ऑडिट करने गई थी, उन्होंने वो चीज़ हाईलाइट ही नहीं की। अब यहाँ पर अगर आप अब हाईलाइट करते हो तो फिर क्या होगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, जो हमने पहले पैसे दिए आपकी फर्म को इंटरनल ऑडिट सर्विसेज के लिए, वो वैसे आप लेकर गए हो, आपने तो प्रॉपर्ली काम ही नहीं किया था, फिर हमारा फायदा है कि आपको ये काम देने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके माइंड में एक जो है ऑब्जेक्टिविटी आपकी क्या हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकती है। तो यहाँ पर आपका कोड ऑफ एथिक्स कहता है, ये डिपेंड करता है कि जो एरिया आप जाकर इंटरनल ऑडिट में ऑडिट कर रहे हो, क्या उस एरिया का आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट है कि नहीं है। अगर आपकी उस एरिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट है, तो फिर ये देखना है कि क्या वो इम्पैक्ट मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर वो मटेरियल है तो फिर तो बात थोड़ी गड़बड़ है, अगर इमटेरियल है तो फिर फाइन, क्योंकि बात इमटेरियल जब हो जाती है ना, तो आपकी जो है ऑब्जेक्टिविटी वहां पर कंप्रोमाइज नहीं होगी। आपका जो डिसीजन है वो किसी भी फैक्टर की वजह से वो आपका बायस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अंडरस्टूड जी। यहाँ पर नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में, नो प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट सर्विस। ठीक है, अगर आपको ऐसे एरिया पे जाकर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं जो आपकी एफएस के ऊपर जिसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो कंसर्निंग चीज है, हर वो चीज आपके लिए कंसर्निंग है बीइंग एन ऑडिटर, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रही होती है, हिट कर रही होती है। अगर आपको ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर, आपको ऐसा एरिया चेक कर रहे हैं जिसका आपके इंटरनल ऑडिट के ऊपर कोई मसला, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो वहां पर आपके कोई टेंशन नहीं लेनी। आप वो जितनी सर्विस दे सकते हैं आप दें, आप जितनी फीस चार्ज कर सकते हैं आप वो करें। जब फीस की बात आएगी फिर हम कहाँ चले जाएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर चले जाएंगे। राइट, हमने वहां पर डिस्कस की थी। अच्छा जी, एग्जांपल यहाँ पे दोस्त पूछ रहे हैं कि एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास किस चीज की, ऐसी कोई सर्विस जिसका आपकी एफएस के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है इंटरनल ऑडिट के अंदर, आप जो कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसने एक इन्वायरमेंटल जो है डिपार्टमेंट को अपनी क्या करनी, जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसके कुछ एसओपीज हैं जो कंपनियों ने अडॉप्ट करने हैं। ठीक है, तो अब कंपनी ने उसकी कंप्लायंस करनी होती है, उन्होंने एसओपीज बनाया है। अब वो जाहिर सी बात है प्रॉपरली वो हर टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं है सीनियर मैनेजमेंट, कि वो जाकर वो चेक करें, इंश्योर करें कि क्या हर कोई पॉलिसी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो आपकी फर्म को अप्रोच करते हैं कि जनाब आए, हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज बनी हुई हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कि हमने वो फॉलो करनी है, हमारे क्या एसओपीज होने चाहिए, तो आप आके चेक करें कि क्या उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। अब जब आप जाके उसको चेक कर रहे होंगे, क्या उसका इम्पैक्ट आपके एफएस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कोई मसला मसाइल नहीं है, आप जाके कर सकते हो। तो यहाँ पर जब ऐसी कोई आप सर्विस दे रहे हो इंटरनल ऑडिट के अंदर, आपको ऐसा एरिया चेक कर रहे हो जाकर जिसके ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हो, जिसका आपकी एफएस के ऊपर क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, एफएस के ऊपर क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस केस में आपके लिए क्या होगा, फिर कंसर्निंग चीज होगी। अब लिस्टेड कंपनीज के केस में ए फर्म कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज फॉर ए लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट वेयर द सर्विसेज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, ठीक है, अब वो कंट्रोल जो आपके एफएस के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, जैसे कि कैश पेमेंट्स प्रोसेस क्या होगा, कौन कैसे साइन करेगा, क्या हिसाब किताब है, ठीक है, जो कैश रिसीट साइट्स कैसे आपकी ऑपरेट करेगी, आपको जो पूरा सेल सिस्टम है कैसे वर्क कर रहा होगा, हम इंटरनल कंट्रोल जाकर डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स के अंदर। अगर आप उनके रिलेटेड को सर्विसेज दे रहे हो जिसका आपकी एफएस के ऊपर क्या आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है, तो उस केस में लिस्टेड क्लाइंट को आप सर्विस दे ही नहीं सकते। नॉन लिस्टेड के केस में आप दे सकते हो, बट आपको वहां पर ऐसा क्या करना होगा, आपको जो ऑडिट टीम मेंबर्स एंड आपके जो लिस्टेड क्लाइंट के जो मतलब सॉरी जो आपके सर्विसेज वाले मेंबर्स हैं, आपको दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्लियर जी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन।
अच्छा जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल का क्या इशू है? जो आपका एक एसएपी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हो, वो बेसिकली आपका इटसेल्फ एक इंटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है, कि उसमें डिफरेंट आपकी ना सब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती हैं कि कौन बंदा क्या पोस्ट कर सकता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, कि क्या वो क्या कहते हैं कौन आपकी जो है सेल ऑर्डर जनरेट कर सकता है, कौन सेल ऑर्डर को अप्रूव कर सकता है, कौन आपका जो है फिर आपका डिलीवरी नोट बुक कर सकता है जब आपकी गुड्स आपकी प्रेमिसेस से बाहर जाती हैं, जब आपकी गुड्स डिलीवर हो जाती हैं फिर आपकी सेल इनवॉइस कौन इशू करेगा। ठीक है, सिस्टम के अंदर कौन इंटर कर सकता है, जब इंटर एक बंदे ने कर ली फिर उसको फिर पोस्ट कौन कर सकता है, पोस्ट अलग बंदा कर रहा होता है ताकि कोई गलती मिस्टेक हो बंदा प्रॉपर आइडेंटिफाई कर ले। फिर जब रिसीट आएगी तो वो किसके पास आती है, क्या प्रोसेस चल रहा होता है, ये आपका क्या पूरा क्या होता है, आपके जो कंट्रोल होते हैं आपके पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जो फिर अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ये आप किसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपकी एफएस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड जी। अच्छा, ये एक सारी एक समरी दे दें, थोड़ा मिक्स हो रहा है जी। इंटरनल ऑडिट क्या है, जब आप क्लाइंट को अदर देन एक्सटर्नल ऑडिट क्या कर रहे होते हैं, जाकर सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, आप जाकर क्लाइंट के कोई भी एरिया, जिस एरिया आपको उन्होंने हायर किया होता है, आप उस एरिया को चेक करके रिव्यू करके डिटेल के अंदर उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं। जो भी आपने मिस्टेक्स उसमें आइडेंटिफाई की होती हैं, आप वो सारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई उनको वहाँ पर एड्रेस करते हैं। ठीक है, बताते हैं, और आप फिर साथ में उनके उनको कंसिक्वेंसेज भी बताते हैं कि मतलब इन मिस्टेक्स की वजह से आपकी ये इम्पैक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, करंट पास्ट में जो आपके पास्ट की जो आपने मिस्टेक्स की होंगी उसके फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को कंटिन्यू रखते हैं, आप वायलेशंस को नॉन कंप्लायंस को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप फ्यूचर में ये चीज़ें बियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप साथ में रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब आप इस चीज़ को ऐसे ठीक कर सकते हो, जैसे यूर इंटरनल ऑडिट बेसिकली। ठीक है, अब अगर आप किसी ऐसे एरिया पे ऐसी चीज़ पर जाकर दे रहे हो रिपोर्ट जो कि आपकी एफएस को लिंक कर रही है, एफएस पे इंपैक्ट कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो लिस्टेड कंपनी के केस में आप वो सर्विस दे नहीं सकते। बट अनलिस्टेड कंपनी के केस में आप क्या कर सकते हो, आप सर्विस दे सकते हो, बट वहां पर आप क्या करोगे, उस पर्सन को ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनाओगे जिसने जाकर इंटरनल ऑडिट किया होगा। ठीक है, सेकेंडली फिर आप उस पर्सन का क्या कराओगे, या आपके जो ऑडिट आपने जो इंटरनल ऑडिट की सर्विस दी होगी, या तो आप उसको उसको आप थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाओगे, या जो आपने ऑडिट किया होगा परफॉर्म किया होगा इसको आप क्या करवाओगे, थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाओगे। अंडरस्टूड जी, कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चंस? जी ऑल क्लियर। जी हम जब फाइनेंशियल जब हम आप ये बात कर रहे हैं लिमिटेड एश्योरेंस की, राइट, जो हम चैप्टर 1 में डिस्कस की थी, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, काइंडली कंफर्म कर दें आप। ओके, उसमें आप बीइंग एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पर अपना रिव्यू नहीं देते, ओपिनियन नहीं देते। आप जो अपना रिव्यू या जो ओपिनियन है, ठीक है, जो कंक्लूजन है वो किस पर देते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देते हो। अंडरस्टूड, लेकिन आप इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग जरूर लेते हो, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि क्या कंपनी की कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है मतलब वहां पर मिस स्टेटमेंट के चांसेस बहुत कम है। अगर कंट्रोल्स वीक्स हैं, अगर कंट्रोल्स हैं बट वो अप्लाई नहीं हो रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिस्क ज्यादा है। बट जो कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती हैं, आप उसको रिव्यू रिपोर्ट में नहीं बताते, आप उसको ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताते। जो हमने एक चीज डिस्कस की थी, बोर्ड लेटर, मैनेजमेंट लेटर, ठीक है, आप उसमें वो चीजें कम्युनिकेट करते हो, वो कैसे कम्युनिकेट होती हैं, क्या क्या चीजें हम कम्युनिकेट कर सकते हो, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो एक फर्म इस केस में एफएस रिव्यू नहीं दे सकती, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। देखिए, अच्छा, आप मिक्स कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट को जो है एंगेजमेंट रिव्यू के साथ। ठीक है, ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। आप एक क्लाइंट की एंगेजमेंट रिव्यू भी कर सकते हो, उसमें आप क्या दोगे, आप लिमिटेड एश्योरेंस दोगे। ठीक है, आप फिर उसका क्या कर सकते हो, फिर दोबारा ऑडिट भी कर सकते हो, जिसमें आप क्या दोगे, रीजनेबल, आप क्या कर दोगे, आप अश्योरेंस दोगे।
जो इंटरनल ऑडिट है वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। इंटरनल ऑडिट में बेसिकली आप इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे होते हो, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हो। ठीक है, आप अपना एक बंदा वहां पर बिठाते हो जो पूरे का पूरा प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में चेक कर रहा होता है, सारे वाउचर्स चेक कर रहा होता है, सारी चीजें देख रहा होता है। अंडरस्टूड? आप मिक्स ना करो दोनों को, दोनों एक अलग चीजें हैं। अब सब क्लियर है आपको? नहीं वो तो देखें, दोनों का स्कोप डिफरेंट है ना। अब जो है इसमें दे सकते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं आएगा ना। ठीक है, अब सेल्फ रिव्यू जो आप एफएस रिव्यू की सर्विस देते हो, एंगेजमेंट रिव्यू जब आप लेते हो, तो उस केस में आप एक बहुत ही लिमिटेड जो आपके हैं प्रोसीजर वो अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है ना, तो उस केस में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेड अराइज नहीं होता, क्योंकि आप अपने किए वो काम चेक नहीं कर रहे होते ना। आप एफएस को डिटेल डिटेल में चेक कर रहे होते हो। पहले आपने एफएसए को लाइक कोई क्विकली रिव्यू किया था, उसमें आपको चीजें ठीक लगी थी, बट आपने नेगेटिव अप्रोच से बताया था कि रिव्यू करते दौरान मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसकी बेस पर मैं ये कहूँ कि आपकी एफएस प्रॉपरली नहीं बने हुए। ठीक है ना, तो बट जब आप ऑडिट करोगे तो वहां पर आप लोगों को डिटेल टेस्टिंग करते हो, आप डिटेल प्रोसीजर अप्लाई करते हो, तो उस केस में आप थोड़ा सा फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो, मतलब मेरे जो है ओपिनियन के मुताबिक ये एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अंडरस्टूड? इस केस में आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड बीच में नहीं आता। जी, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है टैक्स सर्विसेज। अब यहाँ पर जो है आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि आपकी कंपनी की जो है टैक्स रिटर्न्स, जो टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बनाकर उनको दे सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे पाकिस्तान में आप देख लें कि डिफरेंट फर्म्स क्या करती हैं, कंपनीज की टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करती हैं टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली, फिर एफबीआर पोर्टल पर जाकर क्या करती हैं, उनकी रिटर्न सबमिट कराती हैं। सेम फॉर यूके, मतलब डिफरेंट जो भी जुरिडिक्शन है वहां पर आप क्या करते हो, क्लाइंट्स की ई फाइलिंग करते हो, आप उनकी रिटर्न को सबमिट करवाते हो। सेकेंड चीज क्या है कि आपने अपनी एफआर के अंदर IAS 12 पढ़ा होगा। ठीक है, और जो किसको डील करता है वो आपका डेफर्ड टैक्स को डील करता है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो किसकी, आपकी डेफर्ड टैक्स की, ठीक है, और डेफर्ड टैक्स की कितनी एंट्री बन रही है, आपकी करंट टैक्स की क्या एंट्री बन रही है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है या आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है, अगर आप ये सर्विसेज देते हो तो ये आपकी कौन सी हैं, टैक्स कैलकुलेशंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। अंडरस्टूड? क्योंकि जो ये वाली एंट्री कहाँ पे जा रही होती हैं, आपके बैलेंस शीट और P&L में जा रही होती हैं। आपका जो टैक्स एक्सपेंस का आप क्या करते हो, ब्रेकअप करते हो कि करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है और आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना है। एंड अल्टीमेट सिमिलरली आपकी बैलेंस शीट के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी जा रही होती है या एसेट जा रहा होता है, या आप एंड आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी भी जा रही होती है, आपका रिफंडेबल टैक्स जा रहा होता है फ्रॉम गवर्नमेंट। ये बात आपको क्लियर है? राइट, IAS 12 के अकॉर्डिंगली आपने अकाउंटिंग में चीज पढ़ी होगी, FR के अंदर, FA के अंदर या एनीवेयर आपने ये चीज पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी भी, जब आप पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। मतलब इसमें आप क्या करते हो, आप एक कंपटीशन करते हो एंड उसमें आपकी एंट्रीज कहाँ पर जा रही होती हैं, आपकी बैलेंस शीट एंड आपकी P&L में जा रही होती हैं। ठीक है, अब आप क्या सर्विसेज पे दे सकते हो, जो आप क्या कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग की सर्विसेज दे सकते हो। आप क्लाइंट को कह सकते हो कि जनाब आप अगर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को इस तरह से कर लें तो आपको ये इस तरह से टैक्स में क्या कर सकती है, बेनिफिट दे सकती है। फॉर एग्जांपल अभी करंटली अभी UAE के अंदर, दुबई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स लॉ इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको टैक्स लॉ दे रहा है। आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वो वहां पर जो आप सब उनको एडवाइस करोगे, ठीक है, वो किस में फॉल करेगा, आप अगर एज ए फर्म एक कंपनी को कह रहे हो, या अगर जो टैक्स लॉ का ये वाला जो पॉइंट है आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या कर लो, रियलाइज्ड पे चले जाओ या आप किस पे चले जाओ, अनरियलाइज पे चले जाओ, वो दोनों की आपको वर्किंग आके देगा। ठीक है, आप दोनों की वर्किंग करेगा सेपरेटली सेपरेटली बेस्ड ऑन योर डाटा, एंड फिर आपको एडवाइस करेगा आप ऐसे जाओगे तो फ्यूचर में हर साल आप इतना अपना टैक्स एक्सपेंस क्या करोगे, सेव करोगे। अंडरस्टूड? ये आपकी क्या है, टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी की सर्विसेज हैं। फिर आपकी क्या है कि आपके को टैक्स डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो आपकी जो है वैल्यूएशंस के अंदर, ठीक है, जो अगर आपकी कोई टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है उसकी जो आप सर्विसेज दोगे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। फर्दर जो आपके कोई डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जैसे आपको नोटिस आ जाते हैं FBR की तरफ से, या वो भी रेलेवेंट कंट्री है आपका, उसमें जो टैक्स अथॉरिटी है वो कंपनी को नोटिस इशू करता है, यहाँ पर आपका टैक्स कम था, यहाँ पर आपका टैक्स ज्यादा बनता है, आपने कम पे किया है, ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे आपने अलाउ कर लिए, ब्ला ब्ला,
जो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो आपके प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, आपके जो एसीसी मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, उन अथॉरिटीज के सामने। जी बिजनेस वैल्यूएशन बेसिकली, यस। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपका ना टैक्स स्टेटमेंट आ रहा होता है, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने F9 पढ़ा हुआ है तो। जी। अब यहाँ पर जो है फर्म ने क्या कंसिडर करना है कि जो सर्विस वो दे रहा है, क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। वो जो सर्विस दे रहा है वो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी उस सर्विस के अंदर जो है आपकी सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कितनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है जिसकी आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। ठीक है, जितनी आपकी कॉम्प्लेक्स सर्विस होगी, ट्रांजेक्शन होगी जिस पर आप एडवाइस करोगे, वहां पर जो है जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगी, वहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो वहां पर जो आपका रिस्क है वो हाई हो जाता है। अंडरस्टूड। तो ऐसी केस में आपको मना किया जाता है। जो एक सिंपल ट्रांजैक्शन हो जिसके रिलेटेड मार्केट में ऑलरेडी डिफरेंट डिसीजंस अवेलेबल हैं, एंड लॉ को आप लॉ के थ्रू, रेलेवेंट प्रोविजंस के थ्रू आप सिंपली वेरी इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफाई कर सकते हो, तो वहां पर मसला कोई नहीं है। कोई बंदा भी आपकी जगह पर होता तो वो वही एडवाइस करता। अंडरस्टूड। अगर एक ऑलरेडी, क्योंकि आपने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, एक लॉ के अंदर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर एक सेम कंडीशन के ऊपर, सेम सिचुएशन के ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, तो वो अल्टीमेटली वो लाजमी है, वो मैंडेटरी है कि उस कंट्री के जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, चाहे वो अदर टैक्सेशन बॉडीज हैं जो मतलब किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर रही होती हैं, जो अगर एक सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल सेम सिचुएशन है, वर्ड बाई वर्ड, उसके ऊपर अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एग्जिस्ट कर रहा है, एक रूलिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो बाकी सारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर मैंडेटरी है कि उन्होंने क्या करना है, वही डिसीजन देना है, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट सेम केस के अंदर कोई बाद में डिफरेंट डिसीजन दे दे। अंडरस्टूड। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा F4 के अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कभी पढ़ सकते हैं, बट ये एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। जो हायर कोर्ट डिसीजन दे दे, वो लोअर कोर्ट्स को सेम सिचुएशन में सेम डिसीजन देना मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अब वहां पर आप सर्विस दे रहे हो, आप उसके ऊपर एडवाइस कर रहे हो, और आप रेफर क्या कर रहे हो, सेम रूलिंग को रेफर कर रहे हो, मतलब मसला कोई नहीं है। अंडरस्टूड। आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? कोई क्वेश्चन वगैरह? जी। अब हमने ऊपर डिस्कस किया काफी सारी सर्विसेज। अब यहाँ पर आप टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों जी? क्योंकि आपकी जो रिटर्न है आप टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली बना रहे होते हो, एंड बेस्ड ऑन पास्ट पास्ट डाटा बना रहे होते हो, एंड बेसिकली वो किसने अप्रूव करनी होती है, वो आपकी टैक्स अथॉरिटी ने अप्रूव करनी होती है, राइट। वो आपको क्लाइंट एक डाटा देता है, एंड आप क्लाइंट के डाटा के अकॉर्डिंगली जो लॉ आपको चीजें अलाउ करता है आप उसको अलाउ करवा लेते हो, जो डिस अलाउ करता है आप एड बैक कर देते हो, ठीक है। अगर उसमें कोई चीज ऊपर नीचे करनी भी हो, वो कौन करता है, क्लाइंट खुद करता है, या क्लाइंट खुद कहता है कि ऐसे कर लो, मतलब आपके ऊपर कोई मसला मसाइल फिर नहीं आता, आप दे सकते हो। टैक्स कैलकुलेशंस, आप जो ये वाली सर्विस देते हो, आप एंट्रीज वगैरह की, तो वहां पर आपने क्या करना है, लिस्टेड कंपनीज के केस में the firm must not prepare tax calculations for current or deferred tax for listed audit clients. Understood? लिस्टेड कंपनी के केस में हर चीज मना है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी के केस में आपने जो टैक्स की कैलकुलेशन है आपने वो नहीं करनी। अगर क्लाइंट आपको पूरे का पूरा टैक्स वर्किंग करके दे दे, सारा कुछ बना के दे दे, और बोले कि मेरी रिटर्न फाइल करो, फिर आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपने रिटर्न को सबमिट कर देना है। बट जो डेफर्ड टैक्स कितना जा रहा है, क्या इंपैक्ट आएगा मेरे P&L के ऊपर, लाइबिलिटी बनती है, एसेट बनता है, सारा कुछ कौन करेगा, वो क्लाइंट खुद करेगा। बट नॉन लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ कहता है, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, द फर्म शुड यूज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म द सर्विस। अंडरस्टूड। मीन आप दे सकते हो, बट आप वो पर्सन आपके ऑडिट टीम के बाद में पार्ट नहीं बनेंगे। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपने ऑडिट जब अकाउंट्स आप फाइनलाइज करते हो, तो आपके P&L में आपने क्या रिकॉर्ड करना होता है, टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। तो उसमें कितना डेफर्ड टैक्स है, कितना करंट टैक्स है, मींस आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले ही क्या करनी होती है, टैक्स की वर्किंग करनी होती है। तो वो आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा फर्म के अंदर, आप वो उनसे करवाओगे, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। तो उसका आपके ऑडिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप उसको डाटा प्रोवाइड करोगे, आप एक उसको ड्राफ्ट बैलेंस शीट प्रोवाइड करोगे, P&L प्रोवाइड करोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट डाटा एंड ट्रायल बैलेंस वो क्या करेंगे, वर्किंग करके आपको वर्किंग दे देंगे।
अंडरस्टूड जी। वो आपको बताएंगे करंट टैक्स कितना बनता है, डेफर्ड टैक्स कितना बनता है। आप सिंपली क्या करोगे, क्लाइंट को बताओगे, क्लाइंट से अप्रूवल लेके आप उस एंट्री को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर दोगे। किस बुक्स में? ट्रायल बैलेंस के अंदर। आप अपना जो पी एंड एल है आप वो डेबिट कर दोगे या क्रेडिट कर दोगे, एंड आप अपने बैलेंस शीट के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्या कर दोगे, डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। अंडरस्टूड जी। बट उस केस में आपने जो काम होगा आप किससे रिव्यू करवाओगे, थर्ड पार्टी से आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा। या आप जो इंडिपेंडेंट आपको जो अपना इंटरनली ऐसा पर्सन जो आपके ऑडिट टीम का पार्ट नहीं है और आपकी टैक्स टीम का भी पार्ट नहीं है, आप उससे भी रिव्यू करवा सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी बेहतरीन। बाकी को भी क्लियर है जी? वी हैव अराउंड काफी सारे पर्सन। जी बेहतरीन। अच्छा, अब यहाँ पर जो टैक्स प्लानिंग एंड सर्विस एडवाइस सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो आप तब दे सकते हो अगर आपका जो इम्पैक्ट है एफएस के ऊपर बहुत कम जा रहा है। ठीक है, मतलब आप जो है फ्यूचर क्रेडिट प्लान जब सर्विसेज दे रहे हो तो वहां पर जो आपका इम्पैक्ट है अगर ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या आपकी ऑलरेडी कोई ऐसी सेम सिचुएशन में कोई रूलिंग या लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपके लिए डिफिकल्ट है उसको एड्रेस करना या बाद में उसको क्या कहते हैं अप्रूव जस्टिफाई करना, तो उस केस में फर्म क्या करेगी, शैल नॉट प्रोवाइड tax planning and advisory services to an audit client when effectiveness of tax advice depends on a particular accounting treatment। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल जब मैं दुबई की एग्जांपल दे रहा था, अब दुबई में आपको टैक्स लॉ कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप या तो आई जो आपके अनरियलाइज्ड गेन्स हैं या लॉसेस हैं, ठीक है, आप उनको ऐड बैक कर दो इस साल के अंदर, एंड जब आपको रियलाइज्ड होंगे फ्यूचर के अंदर जाकर, आप तब क्या करना उस पर टैक्स पे कर देना। ठीक है, अगर लॉस होगा तो डिडक्ट हो जाएगा, अगर गेन है तो क्या हो जाएगा, आपका इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका जो इम्पैक्ट है वो किस में आता है, आपकी एफएस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। आपके यहाँ पर आईएफआरएस 9 है वो क्या कहता है, आप किसके साथ जाओ, आपने जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपने सारी टैक्स करंट लायबिलिटीज करंट सॉरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना होता है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, राइट। बट अगर आप उसको एडजस्टमेंट कर देते हो, आप ऐड बैक कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो वहां पर आपकी क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा किसके ऊपर, डेफर्ड टैक्स के ऊपर, आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम बन रही होगी। ऐसी सिचुएशंस में आप उसको क्या कर सकते हो, आप सर्विसेज नहीं दे सकते। व्हेन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज the firm should not use professionals who are like part of the audit team। मतलब आप टैक्स एडवाइजरी के लिए जो सेपरेट डिपार्टमेंट होता है वो ये एडवाइज करेगा, अदरवाइज आप एडवाइज नहीं करोगे। ठीक है, आपके पास सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है तो then have an appropriate reviewer who was not involved in the providing the service to review the audit work। अंडरस्टूड जी। सो इस केस में आपने क्या करना है, या तो आपने अपना ऑडिट वर्क क्या करना है, रिव्यू करवाना है, या जो आपने सर्विस दी थी आपने वो सर्विस रिव्यू करवानी है। मतलब दोनों में से आपने किसी एक का क्या करवाना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है। जो आपको अगर वो एक अगर ठीक है, दूसरा भी क्या होगा आपका, वो ठीक होगा, उसमें मसला मसाइल नहीं आएगा। अगर दूसरे में मसला मसाइल है भी सही तो उसकी वजह से आपको जो पहला है वो उसका उस पर इम्पैक्ट नहीं आया होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आप ऑब्टेन प्री क्लियरेंस फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज अगर एप्लीकेबल है, अगर रिक्वायर्ड है लॉज के अंदर। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? जी। नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन द रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका जो क्लाइंट है उसको एफपीआर नोटिस भेज दिया है कि जनाब आपका जो आपने जो पीबीटी शो आपने जो शो कराया था टैक्सेबल प्रॉफिट आपने कराया था 100 मिलियन। ठीक है, हमारे मुताबिक ये बनता है कितना, 300 मिलियन। आप इसके ऊपर जो डिफरेंशियल अमाउंट कितनी है, 200 मिलियन। इसका कितना टैक्स पे करो, 29%। कितना बनता है जी आपका यहाँ पर, 58 मिलियन बनता है। उन्होंने नोटिस आपको ऑर्डर दे दिया। ठीक है जी। अब आप जाहिर सी बात है 58 मिलियन 58 मिलियन पे करना इज ह्यूज अमाउंट। आप क्या करोगे, मार्केट से जो आपकी फर्म्स बैठी होती हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, आप उनको हायर करते हो, वो आपके बिहाफ पर जाकर आपको डिफेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, आपके टैक्स अथॉरिटीज के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस हैं, द फर्म शुड कंसिडर ये वाले फैक्टर्स।
तो अगर आप ये वाले आप उसमें फॉल आउट कर रहे हैं, आपके मीट कर रहे हैं, तो उस केस में फर्म लॉ कहता है कि आपकी जो फर्म है नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में शैल नॉट एक्ट एज एडवोकेट, क्योंकि जब आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप मतलब उसका आप एडवोकेट होते हो, ठीक है। नॉट एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर द ऑडिट क्लाइंट बिफोर ए पब्लिक ट्रिब्यूनल और ए कोर्ट in the resolution of a tax matter if the amounts are material to the financial statements. Understood? अब यहाँ पर जो 58 मिलियन है, अब ये मटेरियल अमाउंट है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अपनी मटेरियलिटी, ठीक है, मटेरियलिटी डिस्कस करेंगे। अब मटेरियलिटी के हिसाब से देखना क्या उसके हिसाब से मटेरियल है कि नहीं है। अंडरस्टूड जी। और पब्लिक के हिसाब से मटेरियल है कि नहीं वो भी हम कंसिडर करेंगे। अगर मटेरियल है तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। When providing such services, the firm should use professional who are not audit team member. Normally आपको जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो सेपरेट होता है, जो आपके सर्विसेज ये दे रहा होता है, आपको ऑडिट डिपार्टमेंट है वो सेपरेट होता है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनता, ठीक है जी। नेक्स्ट, हैव एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विस टू रिव्यू द ऑडिट वर्क और सर्विस परफॉर्म्ड। मींस आप यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक चीज क्या करवाओगे, आप रिव्यू करवाओगे। अंडरस्टूड जी। listed clients, a firm shall not act as an advocate for listed clients before a public tribunal or court in regard of tax matters। मतलब listed clients के केस में जो मेटेरियलिटी वाली कंडीशन थी वो भी नहीं है, listed clients के केस में आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अंडरस्टूड जी। आप लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में आप कर सकते हो, बट आप उसमें जाकर उनको रिप्रेजेंट करके डिफेंड नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप जो उनको नोटिस आया होगा और उन नोटिस में जो उन्होंने डाटा मांगा होगा, आप वो डाटा बनाकर क्लाइंट की हेल्प आउट कर सकते हो डाटा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप जस्ट सिंपली क्या कर रहे हो, उसकी असिस्टेंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल अकाउंट्स और टेस्टिमनी अबाउट द वर्क परफॉर्म। जो आपने काम रिलेटेड चीजें की होंगी, जो मामलात होंगे, आप उनके बारे में उनको इन्फॉर्म कर दोगे एज इट इज, जो आपसे रिक्वायर की होंगी, जो आपको बताया गया होगा। अंडरस्टूड जी। एंड असिस्टिंग द क्लाइंट इन एनालाइजिंग द टैक्स इश्यूज, मतलब उनको जो टैक्स इश्यूज चल रहे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एनालाइज आप असिस्ट कर सकते हो, बट आप कोर्ट में जाकर, आप रेलेवेंट अथॉरिटी के सामने जाकर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये आपकी कौन सी सर्विसेज थी, ये आपकी थी टैक्स सर्विसेज। अंडरस्टूड, कोई क्वेश्चंस? अदरवाइज जो है हमारा आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जो बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपकी आईटी सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। अगर आपके कोई मामलात हैं, कोई मसले मसाइल हैं, आप वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इस मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।